तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें राउटर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, जो राउटर को डिज़ाइन करते समय जो हमें इनपुट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपने कहा पैकेट्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और हर एक पैकेट में क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, आपके पास एक सोर्स होगा, आपके पास एक डेस्टिनेशन होगा और एक आपके पास टाइम स्टैम्प होगा। ठीक है, हमें करना क्या है, आपको एक राउटर क्लास को इंप्लीमेंट करना है जिसके कंस्ट्रक्टर में आपको एक वैल्यू मिलेगी मेमोरी लिमिट। ठीक है, मेमोरी लिमिट क्या स्पेसिफाई कर रही है, मेमोरी लिमिट कह रही है मेमोरी लिमिट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट द राउटर कैन स्टोर एट एनी गिवन टाइम, यानी कि एट ए टाइम राउटर के पास कितने पैकेट्स हो सकते हैं वो मेमोरी लिमिट स्पेसिफाई कर रही है। ठीक है, दूसरा ये बोला इफ एडिंग अ न्यू पैकेट वुड एक्सीड दिस लिमिट द ओल्डेस्ट पैकेट मस्ट बी रिमूव टू फ्री अप द स्पेस, यानी कि मान लेते हैं राउटर के पास मैक्सिमम 5 पैकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मैंने सिर्फ 6 पैकेट ऐड किया तो यानी कि मतलब इसकी लिमिट से एक्सीड हो गया, तो क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले आया होगा ओल्डेस्ट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पैकेट को हमें रिमूव करना है। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद दूसरा फंक्शन ये कह रहा है कि इंट सोर्स डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प, इस तरीके से आपके पास 2-3 वैल्यूज आएंगी। ये पैकेट की वैल्यूज हैं, सोर्स है, डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प है, इनको आपको ऐड करना है राउटर पे। ठीक है, बट कब ऐड करना है, अगर ये कह रहा है कि जब ही ऐड करना है जब डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और डुप्लीकेट है तो इसे फॉल्स रिटर्न करना है, और उस केस में आपको वैल्यू को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट किस बेसिस पे बोल रहे हैं, डुप्लीकेट बोल रहे हैं कि ये अगर सोर्स, डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प तीनों को मिला के अगर वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तीनों को मिला के अगर वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो डुप्लीकेट है। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, एक फॉरवर्ड पैकेट करके फंक्शन है, उसमें क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैकेट इन फीफो ऑर्डर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पैकेट पे मुझे चले जाना है, उससे पहले क्या करना है कि रिमूव द पैकेट फ्रॉम द स्टोरेज, यानी कि जितने भी मेरे पास राउटर के पास पैकेट्स हैं उसमें से क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। कौन सा रिमूव करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे पहले पैकेट आया होगा उसको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, और मुझे क्या रिटर्न करना है, आपको सोर्स, डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प रिटर्न करना है, किसका, जो पैकेट आपने रिमूव किया है। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी पैकेट नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन है गेट काउंट करने वाला, उसमें क्या करना है, आपको एक डेस्टिनेशन दी हुई है, स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और एंड टाइम दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि वो सारे पैकेट्स कैलकुलेट करने हैं या फिर काउंट रिटर्न करना है उनका, जिनकी डेस्टिनेशन तो ये है और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास जो रेंज है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की 5 to 8 है, तो मेरे पास वो सारे पैकेट्स होने चाहिए जिनकी जो टाइम है वो रेंज कितनी होनी चाहिए, टाइम स्टैम्प की 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये इंक्लूसिव है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना इंक्लूसिव रेंज है, तो यानी कि 5 और 8 को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ना इसको समझने की कोशिश करना, नोट दैट द क्वेरीज फॉर ऐड पैकेट विल बी मेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प। इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प। यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि ये जो है ना एक गलत स्टेटमेंट है। क्या है, गलत स्टेटमेंट है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत क्यों है। ठीक है, तो अभी के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन याद रखना, एक तो ये फीफो ऑर्डर और एक आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे मुझे लगता है और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये मान लेते हैं कोई एग्जांपल है। ठीक है, 1 बाय 1 करके ट्रेड करते हैं। ये हमारे पास राउटर है, लिमिट कितनी आई 5, तो यानी कि मेरे पास जो मेमोरी लिमिट कितनी है, आपके पास 5 है। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास आया पहला पैकेट, ऐड पैकेट, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पैकेट को ऐड कर रहे हैं। किस ऑर्डर में आएगा, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन और ये टाइम स्टैम्प है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सोर्स, डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प। तो सोर्स की वैल्यू हो गई 5, डेस्टिनेशन की 1 और टाइम स्टैम्प की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और लिमिट की वैल्यू को हमने 4 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक पैकेट ऑलरेडी है। अब सेकंड पैकेट को हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी है, आपने कहा 355, चेक करो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपने कहा नहीं एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इसको ऐड कर दो 355 और इसको यहाँ पर अपडेट कर दो, यानी कि 2 पैकेट मेरे पास हैं और मैं 3 पैकेट और एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, ये क्या कह रहा है, ऐड पैकेट, और इसमें वैल्यू क्या पास कर रहा है 315, चेक करो 315 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपने कहा नहीं है तो इसको ऐड कर दो। ठीक है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि टाइम स्टैम्प जो है ना हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। इंक्रीजिंग का ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले 1 है तो 2, 3, 4, 5, यानी कि सेम भी नहीं आ सकते, बट यहाँ पर देखो इनपुट के अकॉर्डिंग ये दोनों टाइम स्टैम्प सेम है, तो इसका मतलब वहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह पे होना चाहिए था नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, एक वहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग नहीं है, ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हमने ये ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है गेट काउंट के बेसिस में क्या कह रहा है 5, 5, 5, और गेट काउंट कैसे आ रहा है, गेट काउंट आ रहा है ये डेस्टिनेशन है, ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है। ठीक है, तो वो सारे पैकेट्स कैलकुलेट करो जिसकी डेस्टिनेशन 5 है। कौन कौन से हैं, आपने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ये पैकेट है जिसकी डेस्टिनेशन 5 है, तो लेट से निकालो, इसकी डेस्टिनेशन 3,
5 इसका टाइम स्टैम्प कितना है आपने कहा 5। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये 5 इन रेंज के बीच में आ रहा है, 5 और 5 के बीच में? तो उसने कहा हाँ जी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूसिव रेंज है। अगर इंक्लूसिव रेंज है तो मुझे 5 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो गेट काउंट के केस में आपके पास 1 रिटर्न हो जाएगा, यानी कि एक पैकेट ऐसा है जिसका डेस्टिनेशन 5 है और जो मेरी रेंज के अंडर आ रहा है। ठीक है, अब कोशिश करना समझने की फॉरवर्ड पैकेट को। ठीक है, फॉरवर्ड पैकेट क्या कह रहा है कि सबसे पहले वाला जो पैकेट, सबसे फर्स्ट पैकेट जो है उसको रिमूव कर दो। तो यानी कि 511 को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो आपने कहा इसको रिमूव कर दो और एज इट इज इसको रिटर्न कर दो। तो फॉरवर्ड के केस में क्या आ जाएगा, 511 रिटर्न हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई इशू कोई नहीं। अब मैं कह रहा हूं अगेन गेट काउंट करो। तो गेट काउंट के केस में क्या कह रहे हैं, 155 155। तो यानी कि ये डेस्टिनेशन है, ये स्टार्ट टाइम है, ये एंड टाइम है। तो चेक करो जिसकी डेस्टिनेशन 1 है, तो देखो डेस्टिनेशन 1 जो थी 2 की थी। ठीक है, बट हम एक को ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये नंबर बचा 315। तो हम क्या कर लेंगे 315। तो ये एक डेस्टिनेशन है जिसकी 1 है। तो ठीक है, क्या ये हमारे पास स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में आ रहा है? आपने कहा हाँ जी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूसिव रेंज है। अगर इंक्लूसिव रेंज है तो 5 को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके केस में भी आपके पास एक आंसर है। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड पैकेट। फॉरवर्ड पैकेट के बेस में क्या करना है, जो सबसे ओल्डेस्ट है उसको डिलीट करना है। इसको हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। अब सबसे ओल्डेस्ट कौन सा बचा, 355। तो यानी कि 355 को हम डिलीट कर देंगे और इसको एज इट इज हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 355। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया, एग्जाम्पल भी समझ आ गया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कोड वाइज कैसे करने वाले हो, कोड वाइज कैसे करने वाले हो, तो अगर मैं देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि हम कौन सा पैकेट रिमूव कर रहे हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट है। कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कर लो कि हमेशा टॉप में सबसे ओल्डेस्ट पड़ा हो। ओल्डेस्ट यानी कि सबसे छोटा टाइम स्टैम्प जिसका हो वो सबसे पहले पड़ा हो। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक एरे बनाओ और उसमें डेटा डालते जाओ और बार बार उसको सॉर्ट करते जाओ। एक तो बार बार सॉर्ट करते जाओ। तो ये हेडेक किसकी है, ये भाई ये यूज़र की हेडेक है कि इसे बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है हम क्या यूज़ कर लें, हम प्रायोरिटी की यूज़ कर लें। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू क्या करता है कि बार बार जो भी हम ऑर्डर देंगे उस बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करता रहेगा। ठीक है, बट प्रायोरिटी क्यू में क्या इशू है, प्रायोरिटी क्यू देखो, प्रायोरिटी क्यू क्या बोलेगा कि भाई ये दोनों जो टाइम स्टैम्प है दोनों सेम टाइम पर हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू कभी इसको भी रिटर्न कर सकता है, कभी इसको भी रिटर्न कर सकता है। तो उस केस में हमारा पास प्रायोरिटी क्यू फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू को हम ये बोलते हैं कि भाई जो भी स्मॉलेस्ट है उसको टॉप पे ले गया। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। बट अगर मान लेते हैं दो अगर टाइम स्टैम्प सेम है, दो टाइम स्टैम्प सेम है, तो उस केसेस में ये किसको डालेगा प्रायोरिटी में? तो उस केस में प्रायोरिटी क्यू फेल हो जाएगी। तो वहां पर हमने क्वेश्चन में जो देखा था, वहां पर क्वेश्चन था ना फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस में हम क्या करते हैं, हम क्यू यूज करते हैं। क्या करते हैं? क्यू यूज। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या यूज करने वाले हैं, हम क्यू यूज करने वाले हैं। ठीक है, और सेम ही अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह होता लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टैक। क्या यूज करते हैं? स्टैक। ठीक है, अगर हम क्यू नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, तो क्यू में क्या करते हैं, हम एक एरे ही है क्यू और कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, एक साइड से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और उसकी अपोजिट साइड से हम वैल्यू को फेच करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं सेम ही क्वेश्चन है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्यू से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले राउटर कॉल हुआ, मेरे पास मेमोरी लिमिट कितनी है, आपने कहा मेमोरी लिमिट हो गई 5। ठीक है, तो जैसे मेमोरी लिमिट 5 है तो 1 बाय 1 करके ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का। तो आपने कहा 511 को इंसर्ट किया, तो मैं एक साइड से इंसर्ट कर रहा हूँ 5111। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट कर दिया आपने, तो सेकंड पैकेट आया, इसकी वैल्यू को लिमिट को 4 कर दो। ठीक है, अब आया 355, तो आपने कहा 355 को एज इट इज ऐड कर दिया। ठीक है, इस साइड से हम इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है 35 ऐड किया तो हमारी लिमिट हो गई 3। अब मैं कह रहा हूँ एक और पैकेट ऐड करो, क्या आ गया 315। मेरे पास 3 पैकेट हो गए। आपने कहा ठीक है, लिमिट रह गई 2 और ये भी ऐड हो गया। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं। अब इसके बाद समझने की कोशिश करना गेट काउंट। गेट काउंट तो क्या कह रहा है, 5। क्या करना, जिसकी डेस्टिनेशन 5 हो। तो डेस्टिनेशन 5 किसकी है, आपने कहा इसकी है। तो पूरी एरे पे वन टाइम में ट्रेड करो। ठीक है, पूरी टाइम में वन टाइम पे ट्रेड करो, डेस्टिनेशन 5 को लेके आओ। तो इसके पास एक ही आया और जिसकी रेंज चेक करोगे टाइम भी उसके रेंज के इंक्लूसिव में ही है, तो 5 के बीच में ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसके केस में आपको 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड के केस में देखो समझने की कोशिश करना। इंसर्ट के केस में हम यहाँ पर कर रहे थे, तो फॉरवर्ड के केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से पुल कर लेंगे। ठीक है, और इसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे। तो 511 को एज इट इज हमने रिटर्न कर दिया। तो आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। तो फॉरवर्ड के केस में हमारे पास 511 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, गेट काउंट कर रहे हैं। तो गेट काउंट के केस में क्या कर रहे हैं, 1
5 5। तो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है 1। तो चेक करो कौन सी डेस्टिनेशन 1 है, तो आपने कहा पूरी एरे पे ट्रेड करो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला। तो आपने कहा ठीक है इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न करने से पहले चेक कर लो कि जो इसका टाइम स्टैम्प है क्या मेरे इंक्लूसिव है। आपने कहा हाँ जी इंक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प 5 है और मेरे जो पास है 5 5, तो यानी कि हाँ जी बिल्कुल है। तो इस केस में भी आपके पास क्या रिटर्न हो जाएगा, आपने कहा 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और फॉरवर्ड के पेज में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं, इसको ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, इसको रिमूव करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 355। ठीक है, अब अगर क्यू या फिर एरे अगर नहीं पता, ठीक है, नहीं आता, तो प्लीज़ एक बार बेसिक क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, अब इसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी देखेंगे हम। ठीक है, बट उससे पहले जो भी हमने यहाँ पर समझा है ना, उसका एक बार कोड करके देखते हैं। मुझे लगता है आपको कोड से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ये मेमोरी लिमिट है इससे नाम से एक वेरिएबल बना लेना है, जिससे कि हम ट्रैक करते रहें कि भाई हमारे पास फुल तो नहीं हुआ है। लेट से मेमोरी लिमिट इजिकल टू 0। इसके बाद हमारे पास जितने पैकेट्स हैं उसको बना लेते हैं, लेट से प्राइवेट लिस्ट। देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्यू बना सकते हैं। ठीक है, जावा में क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, बट कई सारी लैंग्वेजेस में जैसे स्विफ्ट में या फिर किसी और लैंग्वेज में क्यू हो सकता है कि ना हो। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एरे लिस्ट यूज़ करने वाले हैं, और ये जो काम करेगा बिल्कुल क्यू की तरह ही काम करेगा। तो लेट से बना लेते हैं एरे लिस्ट, और इसमें हम कितनी वैल्यूज सेव करने वाले हैं, ये 3 वैल्यूज जो डिक्टो हैं इनको हम सेव करने हैं। तो 3 वैल्यूज को मैनेज करने से अच्छा ये है कि भाई हम एक क्लास बना लेते हैं, लेट से प्राइवेट क्लास, और नाम रख देते हैं लेट से पैकेट, और इनको हमने एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इस इंट को यहाँ से हटा दो, इस इंट को यहाँ से हटा दो, और एज इट इज़ इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना लो, लेट से पैकेट पैकेट, और एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे पास कर दो। और दिस डॉट सोर्स इज इक्वल टू में, दिस डॉट सोर्स इज इक्वल टू सोर्स, हाँ, दिस डॉट सोर्स इज इक्वल टू सोर्स, एंड दिस डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, एंड दिस डॉट टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये हमने क्लास एज सच कोई बना ली, और इस क्लास का टाइप हमें यहाँ पे दे देना है पैकेट, और इसका नाम रख दो लेट से मेरे पास है ये पैकेट्स हैं। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे एक सेट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा भाई, मैं चेक करने के लिए कि ये जो पैकेट है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। लेट से सेट बना लेते हैं। सेट को क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे स्ट्रिंग। मैं बताऊंगा स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं लेट से सेट इज इक्वल टू न्यू हैज़ सेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है। तो सबसे पहले सिर्फ इसके अंदर जो हमें कर देना है, लेट से इंट सॉरी दिस डॉट मेमोरी लिमिट इज इक्वल टू जो मेमोरी लिमिट है वो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो पैकेट को ऐड करना है। ऐड करने के केस में आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि हमारे पास पैकेट जो है डुप्लीकेट नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, अपने सेट में ऐड कर दो। क्या कर दो, ये सारी वैल्यूज़। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरे पास 2 पैकेट्स हैं, लेट से 1 1 2 एंड 4, और एंड दूसरा पैकेट है लेट से 1 1 2 एंड 4। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या है, सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 12 है, और टाइम स्टैम्प 4 है। यहाँ पर सोर्स 1 1 है, डेस्टिनेशन 2 है, 4 है। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूँ सिंपली 1 1 2 4, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 1 1 2 4, तो ये दोनों जो पैकेट हैं वो डिक्टो सेम लग रहे हैं, बट ये पैकेट हैं क्या, डिफरेंट हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर से सेग्रीगेट कर देंगे। तो 1 2 अंडरस्कोर 4, इसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे 1 1 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 4। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, लेट से एक फंक्शन बना लेते हैं जो बार बार हमें क्या करे, की रिटर्न करता रहे, प्राइवेट स्ट्रिंग, और लेट से इसका नाम रख देते हैं गेट की। और यहाँ पर जो हमें ये 3 वैल्यूज़ हम यहाँ पर पास करने वाले हैं जो भी हैं। ठीक है, और ये जो है वो रिटर्न कर देगा हमारे पास क्या, सोर्स प्लस अंडरस्कोर ऐड कर दो, इसमें अंडरस्कोर या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो, मैंने अंडरस्कोर ऐड किया है। तो डेस्टिनेशन प्लस, और ये जो आपके पास है टाइम स्टैम्प। ठीक है, पर उससे पहले अंडरस्कोर कर देंगे टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग की या फिर वैल्यू ले लो, जैसे हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन सी आ जाएगी, हम कर रहे हैं गेट की। ठीक है, गेट की में, और एज इट इज़ हम जो वैल्यूज़ हैं हम एज इट इज़ पास कर देंगे। सोर्स की जगह सोर्स पास कर दिया, डेस्टिनेशन की जगह पे डेस्टिनेशन पास कर दिया, और टाइम स्टैम्प की जगह पे टाइम स्टैम्प पास कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें जस्ट अपनी वैल्यू को ऐड कर दो सेट में। अभी के केस में देखो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमने बिना सोचे समझे ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ऐड करने के साथ साथ हमें पैकेट्स में भी ऐड करना पड़ेगा। तो लेट से पैकेट्स डॉट ऐड, और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, अपने जो भी तीनों वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ यहाँ पर पास कर दो। ठीक है, बट इससे पहले हमें बनाना पड़ेगा पैकेट का इंस्टेंस। तो लेट से पैकेट, और हमने एज इट इज़ पास कर दिया, और रिटर्न कर दो ट्रू। क्यों, क्योंकि हमने इस केस में ऐड किया है, और ऐड के केस में आपको ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, और फॉल्स किस केस में रिटर्न करना है, उस केस में जहाँ पर आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो लेट से मान लेते हैं सेट डॉट कंटेन्स।
ठीक है। अगर वैल्यू अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हमें कर देना है फॉल्स, यानी कि एक डुप्लीकेट एंट्री है तो हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन सा केस है, इसका अलावा एक और केस है ओवरफ्लो वाला, यानी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी लिमिट के बराबर हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, तो लेट से जो भी हमारे पास पैकेट्स हैं, पैकेट्स डॉट साइज अगर वो डबल इक्वल्स टू है किसके, हमारे पास मेमोरी लिमिट के, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी फुल हूँ, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देना है, किस में से, पैकेट्स में से। तो पैकेट्स डॉट या फिर रिमूव लिख दो, पैकेट्स डॉट रिमूव कौन सा, जो भी आपके पास 0th इंडेक्स पे पड़ा है वो, ठीक है। इसके साथ साथ आपके देखो पैकेट्स में तो रिमूव कर रहे हो, पर इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सेट में से भी रिमूव करना पड़ेगा, सेट में से भी। तो सेट में रिमूव करने के लिए लेट से इसको ले लो, पैकेट इजकल टू पैकेट, और आपके पास जो है सेट डॉट, बट सेट में रिमूव करने से पहले हमारे पास की होनी चाहिए, तो लेट से स्ट्रिंग की इजकल टू में गेट की, और हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी पास करनी है हमें, सोर्स, ये वाली एज इट इज़ पास कर दो, सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास कौन सी रिमूव करनी है, हमें जो पैकेट हमने रिमूव किया उसमें से हमें सोर्स डेस्टिनेशन लेनी है, तो सोर्स डेस्टिनेशन एंड टाइम स्टैम्प। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ एक बार मतलब एक्सप्लेनेशन देखो, मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेट में से सेट डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया, और मेरे पास की को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है, की आ जा भाई, ठीक है, की लिख लिया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जस्ट अपने फॉरवर्ड पैकेट वाले फंक्शन पे जाओ। तो फॉरवर्ड वाले में क्या कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड वाले केस में हम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट जो पैकेट है उसको रिमूव कर दो, अगर नहीं रिमूव कर सकते तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैकेट्स डॉट साइज, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास पैकेट्स ही नहीं है तो उस केस में क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है एम्प्टी एरे, तो न्यू इंट, बाय डिफॉल्ट साइज हमने दे दिया 0, ठीक है। अगर पैकेट्स का साइज 0 से बड़ा है तो हमें फर्स्ट पैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो लेट से पैकेट को निकालने के लिए लेट से पैकेट इजकल टू जो हमने काम यहाँ पर किया है सेम काम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो लेट से पैकेट के केस में हमने पैकेट रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि सेट में से ही वो वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी। आपने कहा ठीक है, सेट में से भी रिमूव कर दी, और इसके साथ साथ रिमूव करने के साथ साथ क्या है, हमें रिटर्न करनी पड़ेंगी वो वैल्यूज़ जो मैंने रिमूव करी हैं। तो रिटर्न कर दो, रिटर्न न्यू इंट, ठीक है। और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दो, आपने कहा ये वाली, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। अगर नहीं समझ आ रहा प्लीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन देखो एक बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गेट काउंट करना है। काउंट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट अपने पैकेट्स पर इटरेट करो एक 1 बाय 1 करके। तो लेट से और पैकेट, और आपके पास जो आ जाएगा पैकेट, एंड जितने हमारे पास पैकेट्स हैं तो लेट से हमने लिख दिया पैकेट्स, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमें जस्ट काउंट रिटर्न करना है। तो लेट से काउंट चेक कर देते हैं, इंट काउंट इजकल टू 0, और इसी काउंट को हमें रिटर्न कर देना है, काउंट इजकल टू रिटर्न कर देते हैं काउंट, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें वो पैकेट के काउंट करना है जिनकी डेस्टिनेशन इसके बराबर हो। तो हमें क्या करना है, इफ़ पी डॉट डेस्टिनेशन इज डबल इक्वल्स टू डेस्टिनेशन है, एंड पी डॉट टाइम स्टैम्प इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है आपके स्टार्ट टाइम से, ठीक है, मतलब उस रेंज के अंदर है। एंड पी डॉट टाइम स्टैम्प जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किससे, एंड इससे, सॉरी लेस देन हो आएगा ना एंड टाइम से, तो लेस देन इक्वल्स टू इससे, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, अगर ये चीज़ है तो आपकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, ठीक है, और जस्ट आपको रन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बस सिंपल सा कोड है, अब इसको एक बार रन करके देख लो, ठीक है। तो रन 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 तो रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्यू की जगह पे एरे लिस्ट यूज़ किया। आप यूज़ कर सकते हो क्यू अगर आप जावा में कोड कर रहे हो, ठीक है। तो रन हो जा भाई, रन रन रन। तो ये देखो यहाँ पर TLE आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। TLE हम देखेंगे क्या इशू है। अब जो TLE का इशू है ना, अब उसको एक बार कोड में देखते हैं कि हम TLE को कैसे फिक्स कर सकते हैं इशू को। तो अगर आपने कोड में थोड़ा सा नोटिस किया हो तो हमारे पास लार्जर इनपुट्स है ना, जो लार्जर इनपुट्स, उनके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, TLE आ रहा है, ठीक है। और TLE का मेन रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ गेट फंक्शन है। उसका रीज़न क्या है कि हमें डेस्टिनेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्या डेस्टिनेशन फाइंड आउट करने के लिए पूरे के पूरे जितने भी पैकेट्स हैं हमें उन पर इटरेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस में हमारे पास n पैकेट्स हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से चेक करते हैं कि एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हमारे पास जो थाउजेंड्स पैकेट हैं, ठीक है, जिनमें से जिनकी वन की मतलब जिन पैकेट्स की डेस्टिनेशन 1 है वो 200 पैकेट्स हैं, जिनकी डेस्टिनेशन 2 है वो 300 पैकेट्स हैं, ठीक है, जिनकी डेस्टिनेशन 4 है
वो 200 पैकेट्स हैं, और जिनकी डेस्टिनेशन 2 यानी कि 3 है तो कितने बचे, 3 बचे, 2 5 7 300 हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वो सारे पैकेट्स ला के दो जिनकी डेस्टिनेशन जो है वो 3 है। क्या है, 3। तो एक तो तरीका ये है कि जितने भी आप थाउजेंड्स हैं पूरे पर इटरेट करो, ठीक है, या फिर इससे अच्छा ये है कि आप किसी की पे जाओ, थर्ड वाली पे, और उसके विद रिस्पेक्ट जितने पैकेट्स हैं वो सारे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके ले आए, 1000 से हटा के 300 टाइम्स आप थोड़ा सा इटरेट करके आप मतलब थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके ले आए। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एरे मैनेज करेंगे विद रिस्पेक्ट, इसमें पूरा पूरा पैकेट मैनेज करने की जरूरत है क्या? पैकेट क्या क्या है, पैकेट में सोर्स है, डेस्टिनेशन है और टाइम स्टैम्प है। देखो डेस्टिनेशन हमारे पास ये पड़ी, मतलब अगर चाहिए होगी तो हम की से निकाल लेंगे, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सोर्स इन्होंने क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा है, तो इसका मतलब सोर्स हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या रखेंगे, टाइम स्टैम्प रखेंगे। और एक चीज़ और नोटिस करना आप कि ये जो टाइम स्टैम्प का जो एरे आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सॉर्टेड रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसका रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी हमारे पास पैकेट्स आ रहे हैं हमेशा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि किन्हीं का भी टाइम स्टैम्प कम नहीं होगा पिछले वाले से। तो आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो गेट फंक्शन का काम हमने कर लिया कि डेस्टिनेशन हमने फैच कर ली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। जैसे लेट से मान लेते हैं हमारे पास जो स्टार्ट टाइम है वो 3 है और एंड टाइम जो है 5 है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं टाइम स्टैम्प का कोई एरे बना लेते हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास कितना आंसर होना चाहिए, हमारे पास आंसर होने चाहिए 3। क्यों? क्योंकि ये और ये और ये तीनों जो टाइम स्टैम्प्स हैं हमारे जो ये रेंज है इंक्लूसिव इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे टारगेट्स भी पता है कि 3 और 5 आने चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए, और मुझे पता है एरे भी सॉर्टेड है, तो इस केस में सबसे अच्छा डीएस कौन सा फॉर्मूला मतलब कौन परफॉर्म करेगा? आपने कहा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बना ही सॉर्टेड के लिए है। अगर बाइनरी सर्च नहीं आता तो प्लीज़ कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च करने वाले हैं, और ये जो 3 है ना इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट समझते हैं कि हम निकालते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में हमारा क्या टारगेट है? आपने कहा 3 टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है, हमारे पास स्टार्ट होता है। ठीक है, एक हमारे पास एंड होता है। ठीक है, और एक हमारे पास मिड होता है। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू को हम लेट से यहाँ पे इंडेक्स रख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, एंड की वैल्यू जिसकी साइज है उतना रख देंगे, और मिड की जो वैल्यू रहेगी 0 + 7 स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 रहती है। 0 + 7 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3। तो थर्ड इंडेक्स पे चेक करो क्या ये वैल्यू हमारे लोअर से हाइयर है? आपने कहा हाँ हाइयर है। अगर हाइयर है तो मुझे लेफ्ट में वैल्यू चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? लेफ्ट में। तो लेफ्ट के केस में स्टार्ट की वैल्यू को एज इट इज़ रखो और एंड की वैल्यू को अपडेट कर दो। एंड की वैल्यू को कितना कर दो? 3। अगर मैं इस केस में आपसे मिड की वैल्यू पूछूँ तो कितना आएगा? 0 + 3 डिवाइड बाय 2 क्या आ रहा है? 1। तो 1, तो मैं क्या कह रहा हूँ 1, तो 1 की वैल्यू क्या है? ये क्या मिड की वैल्यू आ गई 1। तो मैं कह रहा हूँ क्या इसकी वैल्यू छोटी है? आपने कहा हाँ जी छोटी है, पहले बड़ी थी, इस केस में छोटी है। अगर छोटी है तो मुझे कहाँ पर चलना पड़ेगा? राइट साइड मूव करना पड़ेगा। राइट साइड के लिए हम क्या इसको मूव करेंगे? स्टार्ट वाले को। तो स्टार्ट वाले के लिए कर दो, मिड की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 यानी कि 2, तो यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये हो जाएगा 3। और इनकी वैल्यू को करेंगे 2 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? आपने कहा 2 ही आ जाएगा, तो ये 2। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ? 2 के लिए चेक करो क्या ये 2 मेरे उसके बराबर है? तो आपने कहा हाँ जी बराबर है, बराबर है। तो अगर बराबर है तो इस केस में आपको क्या देना है कि आपके पास जो स्टार्टिंग है, जो आपके पास जो रेंज की स्टार्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो गई? सेकंड से स्टार्ट हो गई। कहाँ से? सेकंड से। ठीक है, ये हमारे पास लोअर बाउंड मिल गया हमारे पास। ठीक है, कोई इशू? आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अपर बाउंड के लिए भी हम सेम ही करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेम ही एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वही इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, स्टार्ट एंड और मिड। स्टार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0, एंड की वैल्यू कितनी रहेगी? 7, और मिड की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। 0 + 7 डिवाइड बाय 2 3। ठीक है, तो अब हमारे पास टारगेट कितना है? आपने कहा 5 टारगेट है। तो सबसे पहले चेक करो क्या भाई 3 की वैल्यू कहाँ पर है? 3 की वैल्यू चेक करो कितनी है? 4 है। तो 4 की वैल्यू कितनी है? हमारे से छोटी है। अगर छोटी है तो हम किधर मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे। इधर के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? स्टार्ट की वैल्यू आ गई मिड। ठीक है, मिड कितनी वैल्यू हमारे पास? 3 है, तो मिड + 1 यानी कि 4, और ये एज इट इज़ रहेगा 7।
तो आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया 4 + 7 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। तो हमारे पास कितना आ जाए 5, और 5 की वैल्यू कितनी है आपने कहा 6 है। अगर 6 है तो हम क्या करेंगे इधर की तरफ मूव करेंगे, किधर की तरफ इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इधर की तरफ मूव करने के लिए हम क्या करेंगे 4 + 5 यानी कि कितना आ गया 4 + 5 यानी कि 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4। 4। अब 4 पे चेक करो क्या 4 की वैल्यू बराबर है, उसने कहा हाँ जी बराबर है। बराबर है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, मतलब इसका स्टार्टिंग की वैल्यू को आगे ले चलो। तो 5 आ गया, मिड +1 यानी 4 + 1, और ये 5 की वैल्यू आ जाएगा ये, और 5 + 5 यानी 10, 10 डिवाइड बाई 2 तो इसका मतलब कितना आ गया 5। तो हमारे पास जो स्टार्ट रेंज जो है वो आ गई 2, और एंड की जो आ गई वो कितनी आ गई 5। 5 तो इसका अगर मैं मतलब डिफरेंस निकालूँ तो 5 - 2 यानी कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कितना आ गया 3। यही हमारे पास आंसर था अगर आपने कैलकुलेट किया हो, शुरू में देखा हो तो। ठीक है, यही जो सेम हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च के 2 अपर बाउंड और लोअर बाउंड समझा है उसको हम कोड में करने वाले हैं। तो एक बार कोड करके देखते हैं इसका। टीएलई को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा। मैप ऑफ क्या नाम रहेगा, डेस्टिनेशन मैनेज करनी है। तो लेट से डेस्टिनेटर इंटीजर टाइप किया तो हमने इंटीजर बना लिया, और उसके विद रिस्पेक्ट सारे टाइम स्टैम्प होंगे। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर सारे टाइम स्टैम्प हो गए, और इसका नाम कुछ भी रख दो। लेट से मैंने नाम रख दिया इसका मैप इजकल टू न्यू हैज़ मैप। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके क्या करना है, मुझे इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप आओ, जहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो वहाँ उसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी इंसर्ट कर देना है कंप्यूट इफ़ एब्सेंट। अगर वो की नहीं एग्जिस्ट करती है तो उस केस में हमें क्या करना है एरे मतलब एम्प्टी एरे देना है। और की क्या रहेगी हमारे पास, की रहेगी डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन न्यू के रख देते हैं, के न्यू एरे लिस्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अपने टाइम स्टैम्प को एज इट इज़ ऐड कर देना है। ठीक है, अब ऐड करने के अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। तो रिमूव के केस में हम यहाँ पर लिखेंगे रिमूव वाला कोड। तो इफ़ ये जो हमारे पास जो एरे लिस्ट है इसमें से ही तो रिमूव करना पड़ेगा, पर किस डेस्टिनेशन के लिए कर रहे हैं वो इस पैकेट में से आएगा। ठीक है, तो लेट से हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर। अगर ये नहीं समझ आ रहा प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, उससे आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हमारे पास हो गए, हमारे पास हो गए मैप डॉट गेट, और की क्या रहेगी जो पैकेट हम रिमूव कर रहे हैं उसका की। ठीक है, मैप डॉट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आ गया। और गेट और डिफ़ॉल्ट लिख दो जिससे कि हमें ना नल का चेक नहीं लगाना पड़ेगा, गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट के केस में हम क्या दे देंगे न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। ठीक है, अब बस मुझे ये चेक करना है कि इफ़ जो हमारे पास टाइम स्टैम्प है अगर वो एम्प्टी नहीं है, इफ़ टाइम स्टॉन डॉट इज़ एम्प्टी, अगर ये फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखो हमें क्या करना है ओल्डेस्ट वाला सबसे पहले रिमूव करना है, और टाइम स्टैम्प क्या ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तो सबसे पहले वाले को रिमूव कर दूंगा तो ओल्डेस्ट रिमूव हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है जस्ट टाइम स्टैम्प डॉट रिमूव कर दो, कौन से इंडेक्स को, 0th इंडेक्स को। और इसके बाद आप क्या कर दो एज इट इज़ जो भी आपके पास डॉट मैप डॉट पुट, कौन सी वैल्यू को पुट करना है, की क्या है आपके पास, की है आपके पास पैकेट डॉट डेस्टिनेशन को एज इट इज़ ऐड करो, और इसके विद रिस्पेक्ट जो वैल्यूज़ हैं टाइम स्टैम्प्स को एज इट इज़ ऐड कर दो। ठीक है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेफरेंस ही लेता है, बट हमने समझने के लिए उसको अपडेटेड वैल्यूज़ में डाल दी हैं। इसके साथ साथ फॉरवर्ड के केस में भी हम क्या कर रहे हैं डिलीट ही कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने डिलीट किया पैकेट, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर पैकेट हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से हमने पैकेट कैलकुलेट किया है, वहाँ से भी हमने सारे टाइम स्टैम्प निकाले और 0th इंडेक्स वाले को रिमूव कर दिया। ठीक है, और जो मेन काम है ना वो यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 1 बाय 1 करके ट्रेड कर रहे थे, अब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम बाइनरी सर्च। तो इसको हटाओ यहाँ से और 2 फंक्शन बना लेते हैं। लेट से प्राइवेट बना लेते हैं इंट, एक जो है हमारे पास लोअर बाउंड फाउंड करके ला के देगा हमें। ठीक है, और एक हमारे पास क्या देगा हमें, एक अपर बाउंड चाक ला के देगा। तो प्राइवेट इंट अपर बाउंड। ठीक है, और इसके एज इट इज़ कॉल करेंगे यहाँ से। तो लेट से मान लेते हैं इंट है हमारे पास, एक हमारे पास हो गया अपर इजिकल टू जो ये हमारे पास जो है अपर बाउंड कॉल करेगा। ठीक है, और एक है हमारे पास लोअर इजिकल टू जो है हमारे पास लोअर बाउंड को कॉल करेगा। ठीक है, और इसके बाद हमें जस्ट रिटर्न कर देना है अपर माइनस लोअर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, देखो अब हमें क्या करना है टाइम स्टैम्प बेसिस पे करना है, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे। तो क्या करना पड़ेगा हमें टाइम स्टैम्प पास करने पड़ेंगे। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और क्या किसके साथ कंपैरिजन करना है, तो इस केस में हम स्टार्ट टाइम के केस में करेंगे कि भाई इससे बड़ी या इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास टारगेट बन जाएगा। तो लेट से मान लेते हैं इंट टारगेट हो गया, ये हमारे लिए मान लेते हैं टारगेट है, और ये हमारे पास कोई मान लेते हैं एरे है।
ठीक है, और सेम ही वैल्यूज़ हैं हमें यहाँ पर भी पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट बाइनरी सर्च यूज़ करना है। तो बाइनरी सर्च के केस में क्या होता है, एक लो होता है जिसको हम 0 दे देते हैं, और एक होता है हमारे पास हाई, जिसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाले इंडेक्स मतलब साइज़ दे देंगे इसका, एरे डॉट साइज़। ठीक है, इसका बाद हमें क्या करना है, जस्ट हमें चेक करना है लो शुड बी लेस देन हाई होना चाहिए। देखो ये बाइनरी सर्च का कोड है। ठीक है, अगर बाइनरी सर्च नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार बेसिक क्वेश्चन करके देख लो उसका। ठीक है, इंट मिड निकालेंगे तो मिड क्या होता है इसका, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दो, और जस्ट मुझे ये चेक करना है कि इफ़ ये जो है एरे एरे डॉट गेट मिड, अगर इसकी जो वैल्यू है अगर लेस देन है मेरे टारगेट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लो की वैल्यू को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लो इजिकल टू मिड प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है तो हमें हाई की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, हाई इजिकल टू मिड। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इस केस में मुझे क्या करना है, जस्ट अपने लो को रिटर्न कर देना है। और सेम कोड जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सेम कोड ही मुझे अपर बाउंड के लिए भी लिखना पड़ेगा। और अपर बाउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो लेस देन की जगह पे लेस देन इक्वल टू है। अगर नहीं समझ आ रहा क्यों है तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें अपना एरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, यहाँ पर हमारे पास एरे हो गया, और एरे हम निकालेंगे मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर की क्या आएगी, की हमारे पास जो है ऑलरेडी दे रखी है, डेस्टिनेशन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हम एरे लिस्ट एम्प्टी रिटर्न करेंगे। तो आपने कहा ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ पास करने, एरे यहाँ से पास कर दो, ऐसे ही एरे यहाँ से पास कर दो, और टारगेट की वैल्यू है चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो अपर बाउंड के लिए जो टारगेट चेंज होगा वो एंड टाइम होगा, और लोअर बाउंड के लिए जो टाइम होगा वो स्टार्ट टाइम होगा। ठीक है, बस इतना सा चेंज है यहाँ पर। अब इसको एक बार रन करके देख लो। जो मेन काम है ना, तो टीएलई वाला, वो ये वाला काम है जहाँ पर हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो। सबमिट में इशू आना चाहिए अगर ये टीएलई थ्रो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो सही सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबमिट हो जा, तो सबमिट तो ये हो गया। बस इतना ही था, छोटा सा कोड। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।